अब अपन पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम। पहला यूनिट पूरा पढ़ लिया है ना। दूसरा यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम। टॉपिक डालो वापस कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम। दिख तो रहा है ना सब कोई। इसके अंदर लिखो एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर पेरिफेरल्स, बोर्ड पे लिखा रहा है पेरिफेरल्स, या इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। लिख लिया। देखो इसमें समझने का ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास के वातावरण से बात करने के लिए का मतलब है अपन कोई से भी आसपास के वातावरण से बात करते हैं, फ़ोन वगैरह हुआ, मोबाइल, सब जितने भी किसके अंदर आते हैं, एक कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। इसका टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने पहले तुम्हें बता ही दिया। कौन कौन से है? हाँ, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम अलग है और ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर अलग है, वो अलग आ जाता है। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। वो कौन कौन से हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, आकार भंडारण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वो है अपना पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। ये चारों कंप्यूटर है। तो सबसे पहले इनको लिख लो। कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट, और तीसरा है इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। दोनों मिक्स आ जाएगा। वहां अपन ने सेंट्रल पढ़ा था। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, दोनों ही। ये अपन ने तीनों पहले पढ़ ही लिए बेसिक के अंदर, इनको बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वही इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करती है ना। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर नहीं हो सकता, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, सेंसर, है ना, टच पैड, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। और आउटपुट डिवाइस के क्या है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, है ना, स्पीकर। हाँ, ये सभी किसके अंदर आएंगे? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। सबसे पहले, अब ये तो अपन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों अपन ने पहले पढ़ ही लिए, है ना। वापस टॉपिक डालो एक, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक, उसमें पहला घटक है हार्डवेयर घटक।
हार्डवेयर घटक। इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। लिखने की जरूरत हो तो लिख लो, पहले लिखाई थी मैंने, है ना, ध्यान रख लेना बस। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? हार्डवेयर घटक के अंतर्गत। तो इसमें लिखो नेक्स्ट है, हार्डवेयर घटकों को इनपुट व आउटपुट कोमा स्टोरेज घटकों के रूप में बांटा गया है। यह एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, कोमा मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, फिर कोमा सेकेंडरी मेमोरी के बाद लिखो कोमा लगा के पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को धातु के केस में रखा जाता है। एक धातु के केस में रखा जाता है, एक धातु के केस में रखा जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड कहा जाता है। देखो, अपने एलईडी हुई, कीबोर्ड हुई, माउस हुआ, ये जितने भी प्रिंटर हुआ, ये सभी किससे जोड़ते हैं? सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ होता है उससे जोड़ते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा होता है? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, जिससे पावर जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये 3-4 चीज़ें लगी रहती है। अपन डीवीडी राइटर भी लगा सकते हैं, है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें जिससे जुड़ी होती है, मुख्य सर्किट जिसे बोलते हैं अपन, वो होता है मदरबोर्ड। सारी की सारी उससे जुड़ी होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले एरो लगा के लिखो प्रोसेसर, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर नेक्स्ट है मेन मेमोरी, फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी,
लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो एक बार। प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये हार्डवेयर घटक कैसे हैं? देखो, हार्डवेयर घटक के अंदर तो सभी आएंगे। प्रोसेसर होता है वो भी एक हार्डवेयर होता है, क्योंकि हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनपुट डिवाइस भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस हुआ। आउटपुट के अंदर मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये तो हार्डवेयर, और इन्हें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। मेन मेमोरी जो अंदर लगी हुई होती है सीपीयू के अंदर, उसे बोलते हैं, जो हार्ड डिस्क होती है उसको बोलते हैं मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है, सेकेंडरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव हुआ, है ना, यूएसबी पेन ड्राइव रहता ही है ना। जैसे उसके अलावा अपन एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क भी बनवा सकते हैं एक, तो ये सभी एक्स्ट्रा मेमोरी है। एक्स्ट्रा का मतलब सेकेंडरी मेमोरी, इसमें अपन डाटा ऑलरेडी डाल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर से, इसको अपन टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोनों ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक। अब ये प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर देखो, कंप्यूटर के अंदर जब अपन काम करते हैं तो इसकी गति को धीमा या तेज करने के लिए कार्य करता है। प्रोसेसर बहुत सारे प्रकार के आते हैं, है ना। इंटेल i3 आता है, इंटेल i5 आता है, i7 आता है, कोर, इंटेल कोर बोलते हैं उसे, है ना। तो जनरेशन के हिसाब से आते हैं। अभी जो अपन नॉर्मल कंप्यूटर लाते हैं वो ड्यूल कोर आता है, जैसे ये सभी क्या है? ड्यूल कोर है, तो इनकी स्पीड थोड़ी धीमी रहती है। जैसे i3 लाएंगे ना, उसकी स्पीड और ज़्यादा आ जाएगी। अगर i5 लाएंगे तो और ज़्यादा स्पीड आएगी। i3 प्रोसेसर बहुत महंगा होता है, प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कंप्यूटर का कितनी स्पीड बनानी है। स्पीड के अनुसार कंप्यूटर का प्रोसेसर आता है, महंगे भी बहुत आते हैं। मिटा दूँ? सबने उतार लिया? ये तो हो गए सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक। नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्ग का बना होता है। वर्ग लिखना। जो सिलिकॉन वर्ग का बना होता है, एवं एक सिलिकॉन वर्ग ये लिख लो ना, वर्ग यार, लिख लिया? एक सिलिकॉन वर्ग लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, प्रोसेसर कभी कभी केंद्रीय प्रोसेसर यूनिट या सीपीयू, केंद्रीय प्रोसेसर यूनिट या सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, वो लिख लो। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। लिख लिया?
अब नेक्स्ट लाइन में लिखो कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है। एक तो गानों की बड़ी समस्या है यार, रोड पे जब साधन निकलते हैं तो कहाँ तक लिखा? कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर होता है जैसे पेंटियम बोर्ड पे लिखा रहा है, उसके बाद इंटेल कोर। अब इंटेल कोर के अंदर i3, i5, i7, ठीक है, और जियोन और स्पार्क प्रोसेसर, ये सभी कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर आते हैं वो है। इसके अलावा और भी है, ड्यूल कोर भी है ना, जो मैंने तुम्हें भी बताया था। तो ये सारे के सारे प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। इन प्रोसेसर से ही अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लिख लिया? लिख लो सारे के सारे। 13 नहीं है यार, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। i3, i5, i7, मैंने आई लिखा रखा है घुमा के, 2 बार समझा भी दिया। मैंने कहा i3 है, i5 है, i7 है। लिख लिया? यहाँ थोड़े ना आ रहे हो, मैं भी दोनों लिख लिए। नेक्स्ट लिखो। अब देखो, पहला अपन ने पढ़ लिया हार्डवेयर घटक। हार्डवेयर के अंदर इन सभी को अपन देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये सभी जितने भी प्रोसेसर होते हैं इनको अपन टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन सॉफ्टवेयर घटक। सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं उन्हें सिर्फ हम देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अपन दूसरा वाला लिखो। अब दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर घटक है। नहीं, यहाँ तो चेंज करूँगा ना। हाँ, हार्डवेयर घटक के बाद सॉफ्टवेयर घटक लिखो। इसके अंदर लिखो यह एक डेटा और कंप्यूटर प्रोसेसर है। यह एक डेटा और कंप्यूटर प्रोसेसर है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए एक निर्देश है। कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए एक निर्देश है। हाँ, एक निर्देश है। लिख लिया? फिर नेक्स्ट लिखो, इसी में लिख लो जबकि डाटा एक प्रोग्राम की जरूरत है। जबकि डाटा, इंग्लिश में डेटा भी बोल सकते हैं। डेटा, एक डेटा तो वो होता है जो अपन नेट वगैरह चलाते हैं। ये डाटा है जो अलग अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालते हैं। डाटा एक प्रोग्राम की ज़रूरत है। डेटा कई तरह के हो सकते हैं। डेटा कई तरह के हो सकते हैं, जैसे तू मत बोले मैं बार बार, ये में है, ये होगा ना। अल्फाबेट डेटा, संख्यात्मक डेटा,
इमेज, ऑडियो डेटा इत्यादि। लिख लिया? अल्फाबेट डेटा, संख्यात्मक डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो डेटा इत्यादि। देखो समझो इनके बारे में। अल्फाबेट डेटा क्या होता है? जो अपन ए से लेकर जेड तक के जो भी न्यूमेरिकल अपन टाइपिंग करते हैं या पीडीएफ वगैरह जो बनाते हैं, वो सभी क्या है? अल्फाबेट डेटा। और जो संख्यात्मक के अंदर आता है वो आता है 0 से लेकर के 9 तक जो गिनती होती है, उसका कोई सा भी डाटा हो, वो सभी किसके अंदर आता है? संख्यात्मक डेटा के अंदर। इमेज सब जानते हैं, जो अपने फोटो मोबाइल के अंदर फोटो खींचते हैं या कंप्यूटर के अंदर जो भी फोटो रहते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इमेज के अंदर। यहाँ देखो, इमेज के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब अलग अलग भाग नहीं, फॉर्मेट का मतलब होता है जैसे कि जेपीईजी है ना, उसके बाद आता है जेपीजी, पीएनजी। ये क्या है? अगर अपन व्हाट्सएप से डालते हैं ना, तो ये अलग डाटा आता है। जो अपन व्हाट्सएप से किसी की इमेज डालते हैं या शेयर करते हैं, तो वो जेपीईजी में नहीं जाता, वो दूसरे फॉर्मेट में जाता है। अगर उसे अपन फोटोशॉप वगैरह में अगर ओपन करेंगे तो वो फोटो ओपन नहीं होगा, उससे पहले जेपीजी में करना पड़ेगा। जेपीईजी में करने के लिए उसे क्या करेंगे? सबसे पहले पेंटिंग में खोलेंगे। क्या करेंगे? पेंटिंग में ओपन करेंगे और दोबारा उसे सेव कर देंगे। सेव करते ही वो डाटा यहाँ से हट करके वो जेपीजी में चला जाएगा, फिर वो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इमेज का डाटा भी अलग अलग रहता है, इनके फॉर्मेट होते हैं। जैसे संख्यात्मक अल्फ़ाबेट में पीडीएफ आती है ना, एमएस वर्ड में भी आती है, एक्सेल में भी आती है, पावर पॉइंट में भी आती है, तो सबका अलग अलग डेटा रहता है। ऑडियो डेटा के अंदर सबको याद है, ऑडियो यानी क्या होता है? गाने सुनना वगैरह जो भी है ना। तो ऑडियो के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं जी, या फिर सॉन्ग के अलावा कोई वीडियो हुआ जैसे अपन सुन सकते हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं? ऑडियो डेटा के अंदर। ठीक है, चारों के बारे में समझ में आ गया? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस। अब जो भी इनपुट डिवाइस के अंदर जो एग्जांपल है वो सारे विस्तार से पढ़ने हैं। 3 नंबर डाल लो चाहो तो। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ये तो मैं नहीं मत लिखो, लिख लिया हिंदी में, ठीक है, फिर कंफ्यूज हो जाओगा था। लिखो, इनपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। अब देखो, कीबोर्ड में जितने भी बटन्स हैं उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़ हुई, न्यूमेरिकल कीज़ हुई, टॉगल कीज़ हुई, फंक्शन कीज़ हुई, कौन कौन सी होती है और क्या क्या काम आती है, उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे कीबोर्ड के अंदर। सबसे पहले एरो लगा लगा के लिखना। लिखो, ए से लेकर जेड तक कीज को की और फिर बाद में कीज लिखना। की तो हिंदी में लिख लेना और कीज इंग्लिश में लिखना। कीज यानी होते हैं बटन। ए से लेकर जेड तक की कीज को क्या कहा जाता है?
अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगा के लिखो, जीरो से लेकर 9 तक की कीज को न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल कीज कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट लाइन में, F1 से लेकर के F12 तक की कीज को, नेक्स्ट लाइन में लिखो, F1 से लेकर के F12 तक की कीज को क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कहा जाता है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इसमें दिख रहा है नीचे, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इन सभी कीज को टोंगल कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंगल, डोंगल नहीं, टोंगल। टोंगल यहाँ लिख लो। टोंगल कीज कहा जाता है। लिख लिया? अब देखो टोंगल कीज क्यों, ये क्या है, किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करने के लिए काम आती है ना। वही लाइन अपन लिखेंगे, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। जो किसी विशेष फीचर को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस्तेमाल की जाती है, लिख लिया? अब देखो जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक क्या काम आता है सबको पता है। अगर मान लो जो ऐसे लेकर जेड तक जो की आती है, अगर वो छोटी लिखा रही है तो आप एक बार कैप्स लॉक दबाते वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, है ना। कभी वापस छोटा करना है तो वापस कैप्स लॉक दबा दो, या इसके साथ में अपन छोटा या बड़ा करने के लिए एबीसीडी को शिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो साथ में दबाना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा अभी कैसे। नेक्स्ट अपना नम लॉक। मान लो अपने कीबोर्ड में कभी कभी बटन काम नहीं करते हैं 0 से लेकर 9 तक, बहुत सी बार नहीं करते काम, है ना। तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये क्या हुआ, इसमें तो बटन ही काम नहीं कर रहे, कीबोर्ड खराब हो गई। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर ही ऊपर एक नम लॉक का बटन रहता है, वो नम लॉक का एक बार बटन दबा दो, वो क्या चालू हो जाएगा। चालू होते ही और वो 0 से लेकर जो 9 तक बटन है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। स्क्रॉल लॉक अपने जो होम, इंसर्ट, ये जितने भी बटन है ज़्यादा काम अपने आते नहीं है ना। कभी कभी जब मान लो नेट वगैरह चला रहे हो या तो वहाँ पर क्या है, होम और एंड बटन का काम आता है। होम ये काम आता है, मान लो बहुत बड़ी लंबी लाइन है और लास्ट के पेज में जाना है तो एंड का बटन दबाते डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। वैसे अपन को कर्सर घुमाना पड़ेगा माउस का, काफ़ी टाइम लगेगा। मान लो उसमें 50 पेज है, अब 50 पेज में माउस को घुमाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड का बटन दबा देंगे तो वो डायरेक्ट नीचे ही नीचे आ जाएगा। और जैसे वापस ऊपर ही ऊपर जाना हो तो
होम का बटन दबा देंगे, ठीक है। और एक ऑप्शन आता है पेज अप, पेज अप और पेज डाउन, उससे एक दो पेज ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल कीज। नेक्स्ट है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, तीनों बटन है ये कीबोर्ड में। तीनों बटन दो दो होते हैं, ध्यान रखना, है ना। वैसे तो कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 से 108 होती है, लेकिन अगर कोई बढ़िया कीबोर्ड लाएंगे, बड़ा कीबोर्ड लाएंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा बटन और आ सकते हैं। फिक्स नहीं है कीबोर्ड में कि यही बटन रहेंगे, है ना। क्योंकि क्या है कि जैसे अभी कोई बड़ा कीबोर्ड लाते हैं तो उसमें म्यूजिकल के जो बटन आते हैं, आवाज़ कम करने का, आवाज़ ज़्यादा करने का, कीबोर्ड में आ जाते हैं बटन बहुत सारे, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारे, नेक्स्ट गाना करने के लिए, वापस आने के लिए, गाने नेक्स्ट वगैरह करने के लिए, ये सभी के बटन एक्स्ट्रा दे सकते हैं बहुत सारे। लेकिन जो मेन है वो 104 से 108 के समथिंग कीबोर्ड में बटन रहते हैं। अब देखो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, इन तीनों बटन को क्या बोलते हैं? तीनों बटन को बोलेंगे अपन कॉम्बिनेशन कीज। कॉम्बिनेशन कीज, तो लिख लो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट कीज को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन कीज। देखो कंट्रोल की मीनिंग ध्यान रखना, कीबोर्ड में कंप्यूटर के अंदर अपन कंट्रोल को CTRL लिखते हैं। कभी कभी मान लो उठा के तुमसे RSIT में पूछ ले, कंट्रोल की एक तो फुल फॉर्म दे देगा CTROL, कंट्रोल दे देगा, क्योंकि कंट्रोल में N भी आता है। ऐसे 3-4 फुल फॉर्म दे देगा, लेकिन सही मीनिंग क्या है? CTRL। हालांकि भले ही अपनी नज़र में गलत है, लेकिन कंप्यूटर की नज़र में तो यही सही है, CTRL। अब कॉम्बिनेशन क्यों है ये बटन? सबसे मेन बात ये है कि कॉम्बिनेशन क्यों है। ये क्या है, सिंगल बटन कभी काम नहीं करता है। तुम कभी भी सिंगल कंट्रोल दबा के देखना, कुछ भी काम नहीं करेगा। ए दबाओगे तो ए तो काम करेगा, लेकिन सिंगल कंट्रोल दबाना कभी काम नहीं करेगा। अल्ट है, अल्ट भी बिना की के काम नहीं करेगा, शिफ्ट भी बिना किसी बटन के काम नहीं करेगा। तो इनको जॉइंट बोलते हैं एक तरह से, कोई भी दो का कॉम्बिनेशन। जैसे कंट्रोल प्लस ए दबाया, क्या हो जाता है? ऑल सेलेक्ट। तो इसको दबाना पड़ता है, साथ में पड़ता है। कंट्रोल प्लस एस दबाया, सेव हो जाता है। कंट्रोल प्लस पी दबाया, प्रिंट हो जाता है ना। वैसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एफ हुआ, फाइंड करने के लिए काम आती है। अब वैसे अल्ट का, अल्ट के साथ में अगर अपन F4 दबाते हैं तो ये क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम जो अपन ने वर्तमान में ओपन कर रखा है, एक तो उसे क्लोज कर देगा, दूसरा ये कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देता है। अगर RSIT में आ जाए कि किसी भी प्रोग्राम या फोल्डर को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट प्लस F4। या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, अल्ट प्लस F4। अब आता है शिफ्ट। शिफ्ट में देखो कीबोर्ड के किसी भी बटन को अपन कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, इसको साथ में दबा के, ए से लेकर जेड तक जितने भी बटन है, शिफ्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, इनको कैपिटल में लिख सकते हैं। शिफ्ट का और भी प्रयोग है MS वर्ड में, जैसे तुम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस B दबाओगे तो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। ऐसे वो MS वर्ड में पढ़ेंगे अपन, जो भी है ना। अलग अलग शॉर्टकट की है शिफ्ट की, मिटा दूँ। नेक्स्ट लिखो अब देखो कीबोर्ड के ऊपर के जो बटन है फंक्शन कीज वो हो गई, है ना। कीबोर्ड के जो साइड के बटन है कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट जो भी है वो भी हो गया, है ना। कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडो का, उसमें चिन्ह लगा रहता है विंडो का। विंडो के बटन भी बहुत सारे कीबोर्ड में 2 होते हैं, है ना। एंटर भी 2 होते हैं,
एंटर भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये किसी भी फीचर को चालू करने, जैसे अपन ओके बोलते हैं ना, तो ओके करने के काम आता है। विंडो हो गया, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट हो गया, न्यूमेरिकल कीज हो गई। अब कौन कौन से बच रहे हैं? एरो बटन, जो कीबोर्ड में 4 बटन होते हैं ना तीर के निशान वाले, ये। हाँ, तो इनके बारे में लिखो नेक्स्ट लाइन में। कीबोर्ड के जिन बटनों पर एरो का निशान, एरो मतलब तीर का निशान, एरो का निशान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? नेविगेशन। नेविगेशन कीज कहा जाता है। लिख लिया? नेविगेशन कीज कहा जाता है। एक बड़ा बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, सबसे बड़ा बटन यही होता है, इसका नाम है स्पेस बार। क्या है? स्पेस बार। क्या काम आता है? 2 शब्दों के बीच या 2 अक्षरों के बीच में जगह छोड़ने के लिए या गैप देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त काम आएगा। बहुत सी बार बच्चे पूछते हैं कि सर बीच में स्पेस कैसे दें, तो स्पेस बार का उपयोग करेंगे। और जैसे अपन टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते वक्त अगर लाइन आगे आगे जा रही है तो उसको नीचे लाने के लिए अपन क्या करेंगे? एंटर का प्रयोग करेंगे। एंटर का प्रयोग करते वो फिर जो कर्सर है, जो कर्सर रहता है वो नीचे आ जाता है, फिर वहाँ से टाइपिंग चालू हो जाती है ना। तो एंटर से नीचे आ जाता है स्पेस बार। एक बटन होता है बैक स्पेस, जो ऊपर रहता है बैक स्पेस, उसे बोलते हैं अपन बैक स्पेस। अब ये क्या काम करता है? बैक स्पेस क्या काम करता है? देखो, बैक स्पेस अपने कोई भी अपन ने टाइपिंग करी, ठीक है, उसको टाइपिंग करने पे उस जो शब्द लिखा हुआ है पीछे, उसको हटाने के लिए बैक स्पेस का काम करता है। अब देखो, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार RSCIT में आ चुका है। जैसे मान लो अपन ने कोई वर्ड टाइप किया, ये लिख दिया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर कर्सर रहता है टाइपिंग करते वक्त, जैसे अपन बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये क्या हुआ? ये हट जाएगा। तो ये क्या है? राइट है कि बायां है? ध्यान ये रखना है कि जो बाईं तरफ है, बैक स्पेस से जो बाईं तरफ के जो अक्षर होते हैं उनको मिटाया जा सकता है। और डिलीट से, अगर मान लो ये कर्सर यहाँ पर है और इधर वाले हटाने हैं तो इसको फिर डिलीट के माध्यम से हटाएंगे। किसके माध्यम से हटाएंगे? तो डिलीट क्या काम करता है? दाईं तरफ के अक्षर को डिलीट करता है ना। और जो बैक स्पेस है वो बाईं तरफ के बटन के काम करता है हटाने के लिए। ये चीज़ें मैंने तुम्हें पहले बताई भी नहीं थी। कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है? 104 से 108। ये तो नॉर्मल है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, इसीलिए RSCIT में पूछता भी नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड में बटनों की संख्या फिक्स नहीं रहती, ठीक है। अब अपना चलेगा नेक्स्ट, पॉइंटिंग डिवाइस। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइस, जो अपन कल पढ़ेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस को